इसके अतिरिक्त डरने, लजाने और दूरी के लिए भी प्रसंग का प्रयोग किया जाता है। मुझे कुत्ते से डर लगता है, तो यहाँ पे कुत्ता एक कुछ माध्यम नहीं बन रहा है, कुत्ते से डर लगता है माने यहाँ पे डरने की बात भी कही गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ भय रहेगा। बहू ससुर से लजाती है, तो यहाँ लजाने यानी शर्म वाले बात से भी से लगा है। दिल्ली से कोलकाता कितनी दूर है, और प्रश्न किया जा रहा है यानी दूरी का भी, जहाँ दूरी, भय, लजाने एवं अलगाव की तुलना का पता चले वहाँ पे अपादान कारक होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 6वें नंबर पर है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक का प्रसंग चिन्ह है का, के, की आदि। तो संज्ञा या तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट हो, उस शब्द को संबंध कारक कहते हैं। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम है वाक्य में, उसका संबंध उसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जब उसका संबंध पता चले तो वहाँ पे संबंध कारक होता है। जैसे गीता की बहन का आज जन्मदिन है, तो किसका जन्मदिन है? गीता की बहन। तो यहाँ पे संबंध का पता चल रहा है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो रावण को किसने मारा? रावण को दशरथ के पुत्र। तो यहाँ पे भी संबंध का बोध हो रहा है, यानी दशरथ एक संज्ञा पद है एवं पुत्र राम भी एक संज्ञा पद है। तो एक संज्ञा पद यानी दशरथ का राम के साथ यहाँ संबंध का पता चल रहा है, तो यह क्या हुआ? हमारा संबंध कारक हुआ। आगे है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक का प्रसंग चिन्ह है में, पर। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चले वहाँ अधिकरण कारक होता है। यानी क्या क्या? आधार यानी बेस, समय और स्थान का, ये तीनों चीज़ों का जब पता चलता है तो वहाँ पे अधिकरण कारक होते हैं। जैसे बंदर छत पर बैठा है, तो बंदर कहाँ बैठा है? छत पर। तो यानी आधार बेस वो कहाँ बैठा है? छत पर। दूध में चीनी डाली है, में और पर दूध में डाला गया है। उसके बाद है शिल्पा घर में है, तो शिल्पा कहाँ है? घर में है। मुझ पर कृपा करे, तो जहाँ पर में और पर लगा है वहाँ पे क्या होगा? अधिकरण कारक। एवं जहाँ हमें क्रिया के आधार, समय और स्थान का बोध हो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। संबोधन कारक जिसका प्रसंग चिन्ह है अरे, रे, हे आदि। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। यानी जिन भी संज्ञा शब्दों का प्रयोग संबोधन यानी बुलाने या पुकारने के लिए उसका प्रयोग हो वहाँ पे संबोधन कारक होता है। उदाहरण दिए गए हैं। अरे रमन, तुम्हें क्या पुरस्कार मिला? हे राम, यह क्या हो गया? तो यहाँ पे देखिए संबोधन के लिए ही संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ पे प्रसंग चिन्ह अरे, रे, हे आदि भी लगा हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हम कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मुख्यतः शिक्षार्थियों को कभी कभी यह दुविधा हो जाती है कर्म कारक और संप्रदान कारक में, क्योंकि दोनों का ही प्रसंग चिन्ह को है, कर्म का भी को है और एवं संप्रदान कारक का भी को है। तो यहाँ पे हमें इनके अंतर को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हमें पहले कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। कर्म पर जो क्रिया यानी जो कार्य हुआ है उसका फल किसके पर पड़ेगा? कर्म पर, ना कि कर्ता पर, कर्म पर पड़ेगा। लेकिन वहीं संप्रदान कारक में जो कार्य जो किसी के लिए कुछ करने या किसी को उदारतापूर्वक कुछ देने का काम होता है,
यानी संप्रदान कारक में किसी के लिए कुछ कार्य किया जाता है या किसी को देने के लिए कार्य किया जाता है, तो दोनों में ही अंतर है। एक में क्या हो रहा है, एक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है और दूसरे में कार्य तो हो रहा है लेकिन वह किसी के लिए एवं किसी को कुछ देने के लिए वह कार्य हो रहा है। तो आइए उदाहरण देखते हैं जिससे आपकी जो कन्फ्यूजन है वह और भी दूर हो जाएगी और आपको और भी ऐसे समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण इस प्रकार है, प्रमीला ने शर्मिला को समझाया। तो प्रमीला ने शर्मिला को समझाया, तो प्रमीला ने बूढ़े भिखारी को खाना दिया। अब यहाँ पे दो उदाहरण दिए गए हैं जिसमें को लगे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रमीला क्या कर रही है, कार्य कर रही है, किसको क्या कार्य करने का, समझाने का। वो समझा किसे रही है, शर्मिला को। जब प्रमीला समझाएगी तो उसके समझाने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, शर्मिला पर, यानी जो कार्य हो रहा है कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ा यानी शर्मिला पर पड़ा। दूसरा उदाहरण है, प्रमीला ने बूढ़े भिखारी को खाना दिया। तो यहाँ पे किसी को कुछ दान करने देने का बोध किसमें हो रहा है, दूसरे उदाहरण में। तो यहाँ पे क्या हुआ, संप्रदान कारक हुआ, क्योंकि प्रमीला बूढ़े भिखारी को खाना देने का कार्य कर रही है, यानी कुछ देने का यहाँ पे बोध हो रहा है। तीसरा उदाहरण है, कनुप्रिया ने भाई को पढ़ाया। तो कनुप्रिया क्या कर रही है, पढ़ाने का कर रही है। जब वो पढ़ाएगी तो उसके पढ़ाने का प्रभाव कहाँ पड़ेगा, उसके भाई पर पड़ेगा। तो यहाँ पे कर्म कारक हुआ, यानी कर्म का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। दूसरा उदाहरण है, कनुप्रिया ने गरीब बच्चों को केले दिए। तो कनुप्रिया ने क्या किए, फिर कुछ दान की दिया है, गरीब बच्चों को केले का दान किया, यानी कुछ देने का यहाँ पे बोध हुआ। तो यानी कर्म कारक वहाँ होगा जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, एवं संप्रदान कारण जहाँ जब किसी के लिए या किसी को कुछ देने का बोध हो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और एक और मुख्य चीज है कारक में, करण कारक और अपादान कारक। इसमें भी अक्सर लोगों को दुविधा होती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। करण कारक एक साधन होता है, जैसा कि मैंने पहले ही पढ़ाते हुए आपको बताया। करण कारक क्या बनता है, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए या करने का एक माध्यम बनता है। करण कारक माध्यम या साधन, यानी जिसके द्वारा कार्य पूरा होता है। समझ पा रहा है। एवं अपादान कारण में अलग होने या तुलना होने की बातों का पता चलता है। यहाँ पे दो चीज़ें अलग अलग बताई जाती हैं, ना कि एक हो रही हैं वहाँ पे। लेकिन करण कारक में जो एक चीज़ है वह एक माध्यम बनती है, साधन बनती है कार्य संपन्न होने में। जैसे उदाहरण दिए हैं, बबीता ने कलम से पत्र लिखा। मैंने पहले आपको उदाहरण दिया था, रमेश ने कलम से पत्र लिखा। तो बबीता क्या कर रही है, कलम से पत्र लिख रही है, यानी कलम एक माध्यम बन रहा है पत्र को पूरा करने में, लिखने में। बबीता के हाथों से कलम गिरा। अब बबीता के हाथों में क्या है, कलम है। अब कलम जब हाथों से गिर जाएगा तो क्या वो हाथों में रह जाएगा, नहीं। तब हाथ एवं कलम दूर दूर हो जाते हैं, अलग अलग, यानी हाथ एवं कलम के अलगाव के यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों चीज़ें यहाँ पे अलग हो गई हैं। तीसरा उदाहरण है, उषा ने साबुन से कपड़े धोए। तो उषा क्या है, कपड़े धो रही है, किसके माध्यम से, साबुन के माध्यम से, यानी साबुन मदद कर रहा है कपड़े धोने में। उषा सोफे से उठी। उषा क्या हुई, सोफे से उठ गई। जब वो सोफे से उठ जाएगी और सोफा, तब सोफा और उषा अलग अलग हो जाएंगे, ना कि अभी भी वह उस सोफे पर बैठी है। उषा क्या कर रही है, सोफे से उठ गई, यानी सोफा और उषा दोनों चीज़ें क्या हो गई हैं, अलग अलग हो गई हैं। आगे है, मोहन हाथ से खाना खाता है। तो मोहन क्या कर रहा है, हाथ से खाना खा रहा है, यानी हाथ एक माध्यम बन रहा है खाना खाने का, किसके, मोहन का। तो यहाँ पे करण कारक हुआ। मोहन विद्यालय से घर आया। मोहन विद्यालय से घर आ गया है,
यानी वह विद्यालय से अब अलग हो गया है। तो यहाँ जहाँ पर अलग होने यानी तुलना और अलग दोनों चीज़ों का जब पता चले तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा अपादान कारक। एवं जहाँ पे ये करण कारक, जहाँ पे साधन यानी माध्यम का कार्य करेगा वहाँ पे करण कारक होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए कारक एवं कारक के भेद अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे।